नमस्कार। सुबह के पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। रुक करेंगे खबरों का। बैरसिया में दिव्यांग स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हुआ है। शिविर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। वीडी शर्मा ने दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए। कुल 97 सहायक उपकरण प्रदान किए गए। साथ ही दिव्यांगों को नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र का भी वितरण किया गया। चलिए अब अगली बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 12 अप्रैल से जो है भोपाल के भेल परिसर में कार्यक्रम होगा। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 11,885 पदों के लिए आदेश जारी हुए थे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हाल से जहां नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल शिक्षकों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। 12 अप्रैल को भोपाल के भेल परिसर में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम जो है होगा। लोक शिक्षा संचालनालय के ये निर्देश है। कलेक्टर और शिक्षा अधिकारियों को ये सारे निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते हैं 11,885 पदों के लिए आदेश जारी हुए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां अब नए शिक्षकों की पदों में भर्ती है। ऐसे में भर्ती से पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अलग अलग जो है वर्गों में इन्हें डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी में, और उसी के हिसाब से इन शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम जो है होगा। और 12 अप्रैल से भोपाल के भेल गार्डन में, भेल परिसर में ये कार्यक्रम होगा। इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 12 अप्रैल से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें शिक्षकों की जो पदों में भर्ती है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अलग अलग वर्ग में शिक्षकों को डिवाइड कर दिया गया है। ऐसे में क्या इसका स्ट्रक्चर होगा और किस प्रकार से ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम होगा? देखिए, 30 मार्च को ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था और साल 2022 में 11,000 से अधिक पदों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और 30 मार्च को उन्हें नियुक्ति पत्र सरकार की तरफ से दिया गया है। अब सवाल ट्रेनिंग क्या है, तो ट्रेनिंग की तारीख भी तय कर दी गई है। 12 अप्रैल को राजधानी में शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी और इसके लिए सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए। खासतौर पे शिक्षकों को बुलाने की जो जिम्मेदारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी की है और उनके आने जाने की जो व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी कलेक्टरों को सौंपी गई है। इस संबंध में लोक शिक्षा संचालनालय ने पिछले दिनों आदेश जारी कर दिया है। बड़ा कार्यक्रम होगा राजधानी में और खासतौर पर शिक्षकों को किस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें छात्रों को शिक्षा देनी है, इस संबंध में बड़ा कार्यक्रम होगा। कई बड़े विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे और खास तौर पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति सरकार ने पिछले ही दिनों नियुक्ति पत्र जारी किया था। अब ट्रेनिंग का मामला है तो ऐसे में एक मोरल गाइडेंस के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बड़ी संख्या में ये पहला ऐसा कोई मौका है जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी सबसे ज्यादा है। इसके बाद भी सरकार ने ये दावा किया है कि साल 2023 के अंतिम माह तक शिक्षकों की जो और भी भर्ती है, करीब 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती है, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और पिछले ही दिनों इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में प्रचार की सबसे ज्यादा कमी है, स्कूलों में प्रभावी प्रचार बनाए जाएंगे। तो इस लिहाज से स्कूल शिक्षा विभाग एक फिर से स्कूल
विभाग में एक कैडर को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है और यही वजह है कि अब भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। 12 अप्रैल को जब ये कार्यक्रम होगा तो शिक्षकों के साथ मुख्यमंत्री संवाद भी कर सकते हैं और जो कई विशेषज्ञ इस ट्रेनिंग में शामिल होंगे, किस तरीके से छात्रों को स्कूल में पढ़ाया जाए, किस तरीके की उनके सामने चुनौतियां रहेंगी, इन तमाम विषयों पर 12 अप्रैल को फिलहाल ये चर्चा रहेगी। जी चलिए विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ। जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको राजधानी से दिया, जहां शिक्षकों की भर्ती से पहले जो है ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन होगा भोपाल भेल गार्डन में जो है इसका कार्यक्रम होगा। इसी के साथ अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट भी राजधानी से दे रहे हैं, जहां RSAAL स्टील कंपनी ने 5 बैंकों को चूना लगाया। जी हाँ, प्रदेश के 5 बैंकों को 324 करोड़ का चूना लगा है। सहारा और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई ने डायरेक्टर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बैंक ऑफ इंडिया के शिकायत पर यह FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें, तेल कारोबार में घाटा दिखाकर लोहे के बिजनेस में उतरे 5 साल बाद जो है खुद को NPA घोषित कर दिया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इन्होंने बताया है। बैंक ऑडिट में खुलासे के बाद सीबीआई के पास ये मामला पहुंचा, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि करीब 324 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, रसाल स्टील कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, उसने जो है 5 बैंकों को फिर से चूना लगाया। बताया जा रहा है कि 324 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है, चूना लगाया गया है कंपनी के द्वारा। देखिए, मध्य प्रदेश में ये बड़ा बैंकिंग फ्रॉड घोटाला सामने निकल के आया है और मध्य प्रदेश के चर्चित स्टील कारोबारी उमेश सहारा और अरविंद मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने कल FIR की है और 324 करोड़ के गबन के मामले में ये FIR है। करीब 5 बैंकों से ये ट्रांजैक्शन हुए थे और बाकायदा लोन लिया गया था, लेकिन करीब लोन लेने के 5 साल बाद कारोबारी ने खुद को NPA घोषित कर दिया और उमेश सहारा और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद मिश्रा के खिलाफ ये 420 के तहत ये मामला दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन एक बड़े बैंकिंग फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने FIR की है। और सबसे दिलचस्प बात है कि ये कंपनी पहले तेल का कारोबार करती थी। मध्य प्रदेश में एक चर्चित तेल हुआ करता था रुचि ग्रुप, और ये उसी कंपनी के लोग थे जिनने बैंकों के जरिए धोखाधड़ी की, बैंक से लोन लिया। और दरअसल ये पूरा मामला इस तरह है कि साल 2010 में धार में एक कंपनी स्टील की शुरू हुई और 11 में 5 बैंकों से लोन लिया गया। करीब 272 करोड़ रुपए की बैंक से लोन लिया गया और बैंक को इस मामले में पार्टनर बनाया गया कि वो बैंक उन्हीं बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे। और कंपनी ने साल 2011 से लेकर 2015 के बीच में करोड़ों रुपए क्रेडिट पर कई फर्मों को दे दिया था और खुद को ये बताया कि उन कंपनियों को स्टील क्रेडिट तो दिया गया, लेकिन उनसे रिकवरी नहीं हो पाई और साल 2015 में खुद को NPA घोषित कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब बैंक ने NPA होने के बाद जब ऑडिट कराया तो इस बात का खुलासा हुआ कि जिन बैंकों के साथ कंपनी की साझेदारी थी उनसे ट्रांजैक्शन न करा के देश भर के 14 और प्राइवेट बैंकों में जिन फर्मों को उधार में पैसा दिया, उधार में माल दिया गया था, उनसे उस माल की रकम 14 बैंकों में ली गई जो बैंक के पार्टनर भी नहीं थे। और इस मामले की जब पड़ताल की गई तो जब ये मामला निकल के सामने आया, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की अधिकारी AGM ने इस बात की शिकायत CBI से की और CBI ने कल FIR की है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एक बड़े बैंकिंग फ्रॉड के मामले में लंबे समय के बाद CBI ने मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, और ऐसे जब घोटाले होते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान भी खड़े कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और किसी अधिकारी के संज्ञान में ना हो। ऐसे में किन लोगों के नाम यहाँ पर चिन्हित किए जा रहे हैं? देखिए, CBI ने फिलहाल फौरी तौर पर 2 लोगों के खिलाफ FIR की है और अज्ञात में 3 लोगों को भी शामिल किया है। और CBI को इस बात का जरूर शक है कि बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला हो जाए। घोटाला इस तरह से हुआ कि कंपनी ने ये दिखाया कि सेल्स और परचेज में सबसे ज्यादा कंपनी को घाटा हुआ है। जब बैंक का ऑडिट हुआ तो उस वक्त ये निकल के सामने आया कि
जो बैंकिंग पार्टनर के तौर पे बैंक शामिल थे, उनसे ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, बल्कि 14 अलग प्राइवेट बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन किए गए और इसकी पूरी सूची सीबीआई को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सौंपी गई। सीबीआई ने जब मामले की पड़ताल की और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी। माना जाता है कि करीब 5 से अधिक बैंकों के 3 से अधिक कर्मचारी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन जब बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने इस मामले की शिकायत सीबीआई से की तो सीबीआई ने सभी तथ्यों को देखने के बाद उमेश सहारा और जो शील कंपनी के मालिक है और उनके कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरविंद मिश्रा जी। के खिलाफ नामजद एफआईआर की है और उसके साथ साथ 3 अज्ञात आरोपियों को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है। लेकिन इस मामले की सीबीआई जरूर जांच करेगी कि आखिर लोन लेने के बाद कंपनी से रिकवरी में इतनी आखिर देरी किस वजह से हुई है। कंपनी जी। से जब ये लोन लिया गया तो उस वक्त क्रेडिट जो कैश क्रेडिट था उस वक्त उसकी जांच करना जरूरी था, जिससे ये पता चल सके कि कंपनी की मौजूदा स्थिति क्या थी। लेकिन इसके बाद भी कंपनी की जांच न करने के बाद जब कंपनी को एनपीए घोषित कर दिया उसके बाद जांच करना, ये एक बड़ा सवालों की खेल में बैंक की भी कार्यप्रणाली है। फिलहाल ये पूरा मामला अब सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन अब जरूर करेगी। जी चलिए विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट राजधानी से दिया, जहां पर बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 बैंकों से 324 करोड़ का यहाँ पर चूना लगाया गया है। चलिए इसी के साथ जो है अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट भी आपको दे रहे हैं राजधानी से, जहां तबादलों से प्रतिबंध हटा सकती है शिवराज सरकार। जी हाँ, 15 दिन के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा सकती है। आचार संहिता से पहले 3 साल से पदस्थ अधिकारियों को हटाएंगी। मंत्रियों ने सीएम से की थी तबादलों से प्रतिबंध हटाने की मांग। कुछ समय के लिए जो है प्रतिबंध हटाने की मांग यहां पर मंत्रियों ने की है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अब जो है तबादलों से प्रतिबंध हटाने का मन जो है मुख्यमंत्री बना सकते हैं। 15 दिन के लिए जो है ये प्रतिबंध हटाया जा सकता है। तो बता दें कि 15 दिन के लिए जो है तबादलों से रोक हटा सकती है। आचार संहिता से पहले 3 साल से पदस्थ अधिकारियों को हटाएंगी। चलिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अब तबादलों से प्रतिबंध हटा सकते हैं सरकार। चुनावी साल है, ऐसे में इन बातों के क्या मायने निकलते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, लेकिन आचार संहिता अक्टूबर के पहले सप्ताह में लागू हो सकती है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जिन अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने 3 साल का समय एक ही जिले में बिताया है, काम किया है, उन्हें फिलहाल इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक हटाना पड़ेगा राज्य सरकार को। और पिछले दिनों जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो मंत्रियों ने इस बात के सुझाव दिए थे मुख्यमंत्री को कि आचार संहिता से पहले एक बार फिर से तबादलों पे बैन हटाया जाए, जिससे कि कर्मचारियों के तबादले किए जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मई और जून के बीच में ये कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले सरकार ने कलेक्टर और जो फील्ड पर पदस्थ एसपी हैं उन्हें भी पिछले दिनों ये देखा गया कि अचानक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए सरकार ने उन्हें हटा दिया था। फिलहाल अभी भी कई जिलों के ऐसे कलेक्टर हैं जो 2 से 3 साल तक एक ही जिले में पदस्थ रहे और उन्हें अब हटाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। खासतौर पे सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व और नगर निगम के वो अधिकारी होंगे जिन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर कोई पक्षपात का आरोप ना लगे किसी अधिकारी को लेकर, ऐसी स्थिति में सरकार ये फैसला कर सकती है कि उन अधिकारियों को हटाया जाए। 15 दिनों के अंदर 15 दिनों के लिए ये पूरा बैंक खुलेगा, कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे और इसके अलावा जिन अधिकारियों की परफॉर्मेंस खराब रही है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाना है। हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत काफी तेजी से काम किया जा रहा है और सरकार ने डेडलाइन तय की है कि जून में लाडली बहना योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत आने वाली महिलाओं को 1000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी भी काफी तेजी से सरकार की मंशा के अनुसार काम कर रहे हैं और जिन कर्मचारी अधिकारियों को 3 साल से ज्यादा एक ही जिले में
समय हो चुका है, उनके नाम सबसे पहले तय किए जाएंगे, उन्हें दूसरे जिलों में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस खराब रहा है, या तो वो प्रशासनिक स्तर पे हो या फिर स्थानीय स्तर पे शिकायतों के चलते उनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है, उन्हें एक जिले से हटा के दूसरे जिले में पदस्थ कर सकती है। जी, चलिए विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको राजधानी से दिया, जहां अब सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तबादलों से प्रतिबंध अब सरकार के द्वारा हटाया जाएगा। इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट भी आपको भोपाल से ही दे रहे हैं, राजधानी से अगला अपडेट, जहां लगातार जो है कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 4 दिनों से कोरोना के 25 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। बात करें पूरे प्रदेश की, तो प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 49 लाख लोगों में से 1 करोड़ 36 लाख यानी 25% को डोज लगी है। काफी चौंकाने वाला ये आंकड़ा है कि इतनी आबादी में सिर्फ 25% आबादी को ही वैक्सीनेशन के डोज लगे हैं, और ऐसे में कोरोना का फिर से आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आपको बता दें 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना अपने पैर पसारते नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि पूरे प्रदेश में महज 25% लोगों को जो है वैक्सीनेशन के डोज लगे। ऐसे में चिंता का विषय है काफी ज्यादा, क्योंकि वैक्सीनेशन के बिना जो है अब काम तो नहीं बन पाएगा, और केसेस का बढ़ना कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए खतरा बताया जा रहा है। देखिए, पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बात कही थी कि कोरोना एक बार फिर से मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ है, लेकिन खतरनाक नहीं है। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, और पिछले 4 दिनों में मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता। लेकिन फिलहाल वैक्सीन मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, और सतर्कता डोज यानी कि बूस्टर डोज का सवाल है तो मध्य प्रदेश में सिर्फ 25% आबादी को ही बूस्टर डोज लगा है, जबकि दोनों डोज लगाने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने के लिए सरकार ने अपील की थी, तब 1 करोड़ से अधिक लोगों ने ही सिर्फ वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया है, और अब फिलहाल स्थिति ये बन रही है कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल पहली या दूसरी लहर के मुताबिक इस लहर में कोई ऐसा खास केस नहीं देखने के लिए मिला जिससे कोई इमरजेंसी की स्थिति बन सके, जैसा कि पहली और दूसरी लहर में बनी थी। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, इन तमाम व्यवस्थाओं की डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन बहरहाल कोरोना के केस बढ़ने के साथ साथ और 10 और 11 अप्रैल को सरकार बड़े स्तर पर प्रदेश भर में मॉक ड्रिल कराई जा रही है, और इस मॉक ड्रिल के जरिए सरकार इस बात का आकलन करेगी कि आखिर मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए इंतजामात अस्पतालों में है या फिर नहीं। इस बात की पड़ताल सरकार कराने जा रही है। सभी सीएमएचओ और अस्पतालों के अधीक्षक, सिविल सर्जन, इन तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रोटोकॉल के मुताबिक इसकी व्यवस्था की जाए, और साथ साथ जब मॉक ड्रिल होगा तो उस वक्त पेंडेमिक सिचुएशन के तौर पर ही पूरी व्यवस्था की जाए, जिससे इस बात का आकलन किया जाए कि आखिर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी दुरुस्त है। अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं और मरीजों में सीरियस लक्षण दिखे जाते हैं, तो ऐसे में उनके इलाज की क्या व्यवस्था है। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश भर में मॉक ड्रिल भी होगी। जी, चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको राजधानी से दिया, जहां लगातार जो है कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। हालांकि सरकार की तरफ से एक जो है कदम उठाया गया है, प्रदेश भर में 10 और 11 अप्रैल को जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ स्थिति है और कहाँ क्या किन चीज़ों का सुधार हो सकता है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।